Hello students and good morning everyone. I am Anushka Sharma on behalf of Moti Children's School taking your economics chapter from today. Students, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग जब ये मेरे वीडियो को देख रहे हों तो अपने पास रजिस्टर और पेन ज़रूर रखें ताकि मैं जो आप लोगों को बोर्ड पे लिखवा रही हूँ आप इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़रूर नोट करें, क्योंकि जब क्लासेस स्टार्ट होंगी मैं ज़रूर चेक करूँगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हमारे इकोनॉमिक्स की बुक में आप देखेंगे ये सेकेंड चैप्टर है जिसका नाम है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। आज हम वही स्टार्ट करेंगे, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। स्टूडेंट्स, अभी के लिए हम डिमांड को थोड़ा अलग रखेंगे, हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लासेस में। अभी हम सिर्फ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे फोकस करेंगे। तो आपका जितना भी फोकस होना चाहिए कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए और कहीं नहीं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ज़रूर पता लग जाएगा कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ एज ए कॉमर्स स्टूडेंट कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स एंड टर्म्स पता होने चाहिए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। क्या आपको पता है इकोनॉमिक्स क्या है? नहीं पता? आपको पता होना चाहिए, तो मैं बताती हूँ। इकोनॉमिक्स ब्रांच है सोशल साइंस की, सोशल साइंस की। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए स्टूडेंट्स साइंस और सोशल साइंस के बीच में, क्योंकि साइंस अलग होती है, सोशल साइंस अलग होती है। सोशल साइंस इकोनॉमिक्स टाइप की ब्रांच है, सोशल साइंस की ब्रांच है जो डील करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। क्या में डील करती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। इट इज द ब्रांच ऑफ सोशल साइंस दैट डील्स इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब आप पूछेंगे मैम इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हैं? तो बहुत सिंपल बात है, हमारी कंट्री में बहुत ज़रूरी होता है कि इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी रहें। अब इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मैं क्या बोल रही हूँ, आप लोग कंफ्यूज होंगे। ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जिससे एक कंट्री को प्रॉफिट हो। सेल्फ प्रॉफिट नहीं, कंट्री को प्रॉफिट हो, एक देश को प्रॉफिट हो। उसमें क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, जिससे ये सब लोग मिलके जो हमारी कंट्रीज़ के रिसोर्सेज हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको इस तरीके से यूज़ करते हैं जिससे कंट्री का फ़ायदा होता है। कैसा फ़ायदा होता है? कैसा फ़ायदा होना चाहिए? आर्थिक फ़ायदा, वेल्थ से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में सारी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़, एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ और बिजनेस एक्टिविटीज़ आती हैं, जिससे किसका प्रॉफिट होना चाहिए? एक देश का, सेल्फ का नहीं। एक खुद को सेटिस्फैक्शन नहीं चाहिए हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, देश को सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। और इसके लिए क्या होता है? सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे कोई कंपनी एग्जाम्पल, कंपनी क्या करेगी? खुद का सोचेगी, खुद का कर लेगी सब? नहीं, उसके पास पर्सन्स एम्प्लॉयमेंट मांगने आएंगे, वो उनको एम्प्लॉयमेंट देगी, फिर उनको सैलरी देगी, वो सब मिलकर काम करेंगे और वो क्या करेंगे? टैक्स पे करेंगे गवर्नमेंट। जब वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे तो गवर्नमेंट के पास रहेगा, वो पूरे देश में जाएगा, उससे नेशनल इनकम हमारी बढ़ेगी। ये होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ आएंगे स्टूडेंट्स, आप नोट कर लीजिए। पहले नंबर पे है बिजनेस एक्टिविटीज़, जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ है वो सारी आएंगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। सेकेंड नंबर पे है एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़। एम्प्लॉयमेंट जितनी भी होंगी, एम्प्लॉयमेंट में क्या रहता है? एक कंपनी है, उसका मैनेजर है, वो अपने लेबर्स को हायर करेगा, उन्हें सैलरी पे करेगा, ये एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी होती है। ये भी कहीं रहेगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। और थर्ड होना चाहिए वो है, स्टूडेंट्स आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखना इस बात को कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज का फोकस सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री की वेल्थ बढ़ाने का होता है, कंट्री की व्यवस्था सुधारने का होता है, खुद की व्यवस्था सुधारने का नहीं होता है। समझ में आ रहा है आपको? ये जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं, ये सब काहे में आएंगी? सब कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आएंगी। थर्ड देखिए आप लोग, डिस्ट्रीब्यूशन। क्या प्रोडक्शन लगा लीजिए।
प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज को समझने के लिए। क्या होता है, आप लोग बिस्किट खाते हैं, बिस्किट कैसे खाते हैं, प्रकट हो जाते हैं? नहीं, एक इंडस्ट्री रहती है, वहां पे वो चीजों को प्रोडक्शन करती है। अब बिस्किट बन गए, प्रोड्यूस होगा, अब क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, जिससे वो होलसेलर और रिटेल सेलर के पास जाएंगे बिस्किट, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप लोग दुकान पे जाएंगे, पैसे देंगे और आप लोग बिस्किट खरीदेंगे, ये हो गया ट्रांजैक्शन। तो ये तीनों चीजें काय में आती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज काय से रिलेटेड है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन ऑफ अ प्रोडक्ट, जिससे देश की व्यवस्था बढ़े, खुद की व्यवस्था नहीं। ठीक है, ये बिजनेस एक्टिविटीज, एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज काय में आती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आती हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर आपको क्लियर ना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डाउट, और क्लास में मैं जब आऊंगी तो मैं आपके डाउट जरूर क्लियर करूंगी। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में भी बता ही देती हूँ। आपको डिफरेंशिएट करना जरूर आना चाहिए नॉन एक्टिविटीज के बीच में। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, स्टूडेंट्स, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसी सारी एक्टिविटीज होती हैं जो कंट्री की वेल्थ और कंट्री की प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचती, ये सिर्फ सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए होती है। लेट मी टेल यू वंस अगेन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज देश के लिए होती हैं, देश का प्रॉफिट चाहती हैं, सेल्फ प्रॉफिट नहीं चाहती। बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज सेल्फ प्रॉफिट और सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए होती हैं। ठीक है, इसमें देश का कोई भला नहीं होता है। एग्जाम्पल में कैसे बताऊं आपको, कोई भी सोशल चैरिटी, ब्लेसिंग एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, आप बहुत अमीर हैं, आपके पास बहुत पैसा है, अब आपने क्या किया, आपने वो पैसा किसी संस्था में दे दिया या किसी गरीब को दे दिया, वो भी सोशल वर्क कर दिया। ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी में? बताइए जी, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में ही आएगा, क्योंकि इससे देश का कोई फायदा नहीं हो रहा, किसी को जॉब नहीं मिल रही, किसी का कुछ नहीं हो रहा, कोई प्रोफेशन नहीं हो रहा। तो मैं आपको सीधी तरीके से बता दूं, सोशल चैरिटी, ब्लेसिंग्स, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, किसी भिखारी को भीख देना, कुछ भी ऐसा काम जिससे सिर्फ सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है, खुशी मिलती है खुद में ही, उसको हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। गॉट इट? आप लोग फिर से, मैं आपको एक और बार रिमाइंड कर रही हूँ, आप फिर से ध्यान रखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी देश की, कंट्री के बारे में सोचते हैं। एग्जाम्पल, अब मैं आपको एक और चीज समझाती हूँ इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में। स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी जितने भी प्रोफेशन हैं, टीचिंग, बैंकिंग, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, लॉयर, ये सभी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी प्रोफेशंस हैं, जितने भी काम हैं, वो सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आते हैं। क्योंकि ये सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं होता, ये देश के लिए भी होता है, इसमें हम देश का भी सोचते हैं। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपको याद रखनी है, वो दो टर्म्स याद रखने हैं, मैं आपको बताती हूँ। वो है स्कैर्सिटी एंड चॉइस। अब आप मुझसे पूछेंगे, मैम स्कैर्सिटी और चॉइस क्या होते हैं? स्कैर्सिटी सीधी सी बात है, हमारे देश में जनता बहुत 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 बढ़ रही है, डेली डेली बढ़ रही है, और पॉपुलेशन हमारे कंट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद उसमें हम लोगों को सबको अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी चाहिए, हम लोगों को सब कुछ अच्छा सा भी चाहिए, हम लोगों को सब कुछ चाहिए वेल तरीके से। तो यही इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है कि जितने भी हमारी कंट्री में रिसोर्सेज हैं, स्कैर्स मतलब कमी है उनकी, और उसमें से ही हमको अपनी चॉइसेस बनानी है। इतनी सारी पॉपुलेशन को पता करना है कि उनको इतनी चीज़ों में क्या चाहिए। ठीक है, स्कैर्सिटी एंड चॉइस।
स्कैरसिटी मीन्स हमारे कंट्री के रिसोर्सेज बहुत स्कैर्स हैं, लिमिटेड हैं, और ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड हैं, ख़त्म ही नहीं होती। आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, आज ये खाना है, कल वो खाना है। तो यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और यही इकोनॉमिक एक्टिविटी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, स्कैरसिटी एंड चॉइस। ठीक है, फर्स्ट टू चूज, what to choose, ठीक है, from limited resources, और सबसे बड़ा जो चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो लोग भी लगे हुए हैं, सबसे बड़ा चैलेंज उन लोगों के लिए यही है कि वो लिमिटेड रिसोर्सेज में कैसे सबको सेटिस्फाई करते हैं, और जिससे कंट्री के लिए भी, कंट्री का भी प्रॉफिट हो और सबका प्रॉफिट हो। समझ में आया आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में? आपको दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट और याद होने चाहिए, वो है स्कैरसिटी एंड चॉइस, ठीक है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो सारी एक्टिविटीज जिसमें सेल्फ सेटिस्फैक्शन और सेल्फ मोटिव रहता है। कोई कंट्री का या किसी चीज़ का मोटिव किसी का प्रॉफिट का नहीं है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगी इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस के बारे में। इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस, आप लोगों ने एक पेड़ देखा होगा, कोई सा भी पेड़, आम, पीपल में, आपने क्या देखा है, क्या होता है उसमें? नीचे से ऊपर देखा होगा तो देखा होगा ट्रंक रहता है, फिर उसमें ब्रांचेस रहती हैं, फिर उस ब्रांचेस में फूल रहते हैं, पत्तियां रहती हैं, सब कुछ रहता है, फल रहते हैं। सेम टू सेम ये है, हमारा इकोनॉमिक्स एक पेड़ है, अब उस पेड़ की ब्रांचेस हैं जो सब में फैली हुई हैं। अब वही ब्रांचेस की हम बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस के बारे में। स्टूडेंट्स, वैसे तो इकोनॉमिक्स काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, कल्चरल इकोनॉमिक्स, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स एंड मैनी मोर, लेकिन अभी हम सिर्फ दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि हमारे कोर्स में वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो दो ब्रांचेस हैं आपके, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जब भी आप ये वीडियो को देख रहे हो तो अपने साथ ज़रूर रजिस्टर और पेन रखिए, ताकि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप उनको नोट कर सकें, क्योंकि जब आप लोग ये वीडियो देखेंगे तब तक तो आपको याद रहेगा, लेकिन जैसे आप वीडियो को देखना बंद कर देंगे 2-3 दिन बाद आप फिर से ब्लैंक हो जाएंगे और सब भूल जाएंगे कि मैम ने क्या पढ़ाया था, क्या समझाया था। इसलिए मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि जब आप लोग इस वीडियो को फॉलो करें, इस वीडियो को देखें, तो प्लीज़ अपने साथ रजिस्टर और पेन ज़रूर रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस हैं दो, फर्स्ट वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब आप लोगों को मैं बता दूं, माइक्रो मैक्रो आपको डरने वाली बात नहीं है और इजी टर्म्स है, बस आप लोगों को थोड़ा अपना ब्रेन खुला रखना है, अच्छे से समझना है जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। फर्स्ट वन इज माइक्रो। आप लोगों ने 10th तक साइंस जरूर पढ़ी है, सभी लोगों ने पढ़ी है, कोई ये नहीं कह सकता कि मैम हमने नहीं पढ़ी है। आप लोगों ने देखा होगा माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में हम लोग छोटी से छोटी चीज़ भी अच्छी तरीके से देख सकते हैं इसको फिट करके। तो वही माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी यही है। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्पेसिफिक थिंग्स देखता है, स्पेसिफिक थिंग्स और स्पेसिफिक चीज़ें देखता है, लिमिटेड चीज़ देखता है, स्मॉल लेवल पे होता है। किस लेवल पे होता है? स्मॉल लेवल पे। अब आप पूछोगे मैम स्पेसिफिक थिंग्स क्या होती हैं? बेटा स्पेसिफिक थिंग्स मीन्स किसी एक पर्सन के बारे में जानना, किसी फैमिली के बारे में जानना, किसी एक हाउस होल्ड के बारे में जानना, एक कंपनी, एक फर्म, एक इंडस्ट्री, या फिर एक छोटे स्तर पर किसी के बारे में नॉलेज रखना, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स रहती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्मॉल लेवल पर पढ़ाई करते हैं, स्मॉल लेवल पर देखते हैं कि एक हाउस होल्ड की कितनी इनकम है, एक कंपनी कितना कमाती है, एक फैमिली की कितनी इनकम है, ये सब कुछ काम में आता है हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो आपको वो भी बहुत अच्छे से मैं क्लियर कर देती हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक्स बिल्कुल अपोजिट है माइक्रो का। जब हम माइक्रो में स्पेसिफिक थिंग्स देख रहे हैं
तो मैक्रो में हम जनरल थिंग्स देखेंगे, ये जनरल लेवल पे होता है। तो आप बोलेंगे जनरल लेवल क्या होता है? जनरल लेवल में पूरी एक बल्क में, एग्रीगेट फॉर्म में। जैसे जनरल लेवल मीन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम देखेंगे ये नेशनल इनकम। अब आप बताइए नेशनल इनकम में क्या हम एक इंसान की इनकम देख रहे हैं? नहीं, हम पूरे नेशन की इनकम देख रहे हैं। तो किसके अंदर आएगा ये? मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपको याद होना चाहिए। नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, क्या हम अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ एक पर्सन की देखेंगे जब हम पता लगाएंगे कि देश में कितनी बेरोजगारी है? नहीं, हम पूरे देश की बेरोजगारी पता लगाएंगे कि कितने देश में अनएम्प्लॉयड पर्सन हैं। तो नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा, ये सब काय में आएंगे? ये आएंगे आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो मैक्रो एंड माइक्रो का डिफरेंस थोड़ा क्लियर हुआ आपका? इसकी हम डिटेल स्टडी भी बाद में करेंगे, बट अभी मेरे को आपको समझाना था कि इकोनॉमिक्स और इसकी ब्रांचेस क्या होती हैं, इसलिए मैंने आपको ये टॉपिक उठाया। ठीक, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। मैं रफ कर रही हूँ, आप लोग जरूर नोट करते जाए, मेरी बात समझे। और आपको जब कुछ डाउट हो तो जब क्लासेस अपनी स्टार्ट होंगी तो आप मुझसे डाउट जरूर पूछें। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आपको पता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? इकोनॉमिक्स तो आप पढ़ रहे हैं, आपने रट लिया होगा, ये सोशल साइंस की ब्रांच है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डील करती है, ये वो। क्या आपको ये पता है इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? लेट मी टेल यू, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। सेकंड मैं आपको बता दूं फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कौन है, तो मैं आपको भी बता दूं फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। मॉडर्न इकोनॉमिक्स ही इज दादा भाई नावरोजी। दादा भाई नावरोजी। ठीक है स्टूडेंट। थर्ड इज प्रमोटर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? प्रमोटर ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रमोटर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं स्टूडेंट्स अल्फ्रेड मार्शल। कौन है? अल्फ्रेड मार्शल। ये तीनों टर्म्स आपको एग्जाम में आए ना आए, इट डजेंट मैटर, बट आपको एज ए कॉमर्स स्टूडेंट ये जरूर पता होना चाहिए। हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। डिफरेंशिएट करना जान रहे हो, इकोनॉमिक्स एंड मॉडर्न इकोनॉमिक्स, टू डिफरेंट टर्म्स। ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स दादा भाई नावरोजी, एंड प्रमोटर ऑफ इकोनॉमिक्स अल्फ्रेड मार्शल। प्रमोटर मीन्स जिसने काफी हद तक इकोनॉमिक्स को प्रमोट किया है, कंट्री टू कंट्री, स्टेट टू स्टेट, पर्सन टू पर्सन, ऐसे जिन्होंने इकोनॉमिक्स को काफी हद तक ऊंचा और डेवलप किया है। ही इज अल्फ्रेड मार्शल। गॉट इट? ओके स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर पे आते हैं कि आपको ज्यादा क्लियर हो गया हो, तो मैंने थोड़ा सा आपका टाइम ले लिया इसमें। चैप्टर पे आते हैं हम और पता करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से पहले आपको पता होना चाहिए कि कंज्यूमर कौन है। हु इज अ कंज्यूमर? ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। अ कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बायज goods and services to meet and satisfy his needs and wants। कंज्यूमर एक पर्सन है जो गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करता है, मीन्स खरीदता है। क्यों खरीदता है? ऐसे घर पे लाके फेंक देने के लिए नहीं, अपनी वांट्स, अपनी डिजायर, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, जैसे आप लोगों को मैगी खाने का मन हो रहा है तो क्या करोगे? बैठे बैठे खाली खाली कटोरी में चम्मच घुमा के नहीं, आप लोग पहले मैगी बनाओगे, पहले खरीदोगे, फिर क्या करोगे? बना के खाओगे। आप लोग खरीदने जाओगे तो आप बाय कर रहे हो, उस गुड्स एंड सर्विसेज को बाय कर लिया। क्यों?
आपकी जो नीड थी मैगी खाने की उसको सेटिस्फाई करने के लिए। समझ में आया कंज्यूमर कौन है? ही इज अ पर्सन हु बायज गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई हिज नीड्स एंड वांट्स। ठीक है, इसका सिंपल सा एक ही फंडा होता है, किसका? कंज्यूमर का। मिनिमम प्राइस में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। क्या रहता है? मिनिमम प्राइस और भैया मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए उसको। मिनिमम प्राइस में उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए। समझ में नहीं है आपके पास? एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी। अच्छा, इमेजिन करिए कि आप किसी शॉप पे गए हैं अपनी फ्रेंड को गिफ्ट खरीदने के लिए, उसका बर्थडे है। ओके, अब आप उस शॉप पे गए हैं, आपने इधर उधर नजर घुमाई, आपको एक बहुत प्यारा कोई आइटम पसंद आया, कोई भी सॉफ्ट टॉय या गिफ्ट या कोई भी ऐसा आइटम जो घर पे हम लोग ऐसे शोपीस की तरह रखते हैं। अब आपने उससे सेलर से पूछा कि भैया ये कितने रुपए का है? सेलर ने बोला 500 रुपए का। आपने अपना वॉलेट चेक किया, उसमें तो 300 रुपीज थे। अब आप कंफ्यूजन में, अब मैं क्या करूं, मुझे तो यही चीज पसंद है, मैं तो अपने फ्रेंड को यही दूंगा। तो आप क्या करेंगे? थोड़ा बार्गेनिंग करेंगे उससे। किससे? शॉपकीपर से। भैया 300 रुपए हैं, ले लो, मुझे अच्छा लग रहा है, दे दो। तो आप क्या करना चाहते हैं? मिनिमम प्राइस में आपको क्या चाहिए? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए। आपको कोई 500 वाली चीज, लेकिन आपको प्राइस कितना देने का मन है? 300। तो यही कंज्यूमर होता है, मिनिमम प्राइस में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसको चाहिए। अब आप ऐसा तो करेंगे नहीं 700 रुपये निकाल के मुंह पे फेंकेंगे, ला 500 का है तो 200 और रुपये को मेरे को सामान दे। नहीं, आप भाई क्यों कंफ्यूज करेंगे? आप सोचेंगे अरे वो तो 200 में भी दे देता। ठीक है, तो यही होता है कंज्यूमर, मिनिमम प्राइस में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। समझ में आया आपको स्टूडेंट? ठीक है, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, मेरी कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, या मैं आपको समझाने में सक्षम नहीं हो पा रही हूँ, तो आप लोग को जो भी डाउट है वो आप मुझसे जब क्लास हो तब पूछना। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास मैं यहीं खत्म कर रही हूँ। बाकी का जो मैं पढ़ाऊंगी वो अगली क्लास में पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है आपको सब पता होना चाहिए, अच्छे से रिमाइंड होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, बाय।